हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ सी अमित सामरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंड एस 12 इनकम टैक्स। बहुत ही फास्टली, बहुत ही क्विकली मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड एस 12 विच इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं इंड एस 12। आप लोग पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा और मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ें। मैं बहुत ही फास्टली हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएंगे एंड बिल्कुल यू विल गेट द जिस्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो लेट अस स्टार्ट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, ये मैं आपके साथ अपनी बुक के पेजेस शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, इंड एस 12 इनकम टैक्स, क्या उद्देश्य है इस इंड एस का? सबसे पहली बात ये, तो इस इंड एस का उद्देश्य है इनकम टैक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अब इनकम टैक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इसके लिए हमें दो बातों को समझना पड़ेगा कि एक शब्द होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस, एक शब्द होता है टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। हम सभी लोग जानते हैं कि जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स का प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस जो होता है, टैक्सेबल इनकम जो होती है, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कैलकुलेट होता है प्योरली एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स जो हैं उनके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, जिसको हम टोटल इनकम भी कहते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्स टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम बोले, नेट इनकम बोले, टोटल इनकम बोले, उसकी कैलकुलेशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होती है। मतलब अगर हम बहुत जनरल भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग का जो P&L है वो अलग बनता है। अगर मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली हम देखें तो एक अकाउंटिंग P&L होता है और एक टैक्स का P&L होता है। आना उसमें इनकम और एक्सपेंस ही है डेफिनेटली, लेकिन अकाउंटिंग P&L में जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आने चाहिए वो आएंगे। लेकिन इनकम टैक्स वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रूडेंस क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है और एक्रूअल क्या है। इनकम टैक्स को इससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स के अपने नियम है, कायदे हैं, कानून है और इनकम टैक्स का प्रॉफिट उसी हिसाब से निकाला जाता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कई सारी इनकम है, कई सारी एक्सपेंस है। तो कई सारी इनकम और कई सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सेम प्रिंसिपल्स, मतलब कॉमन है। मतलब कॉमन का मतलब ये कि उन्हें अकाउंटिंग में भी इनकम और एक्सपेंस माना जा रहा है और इनकम टैक्स में भी उसको इनकम माना जा रहा है और एक्सपेंस डिडक्शन दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें सेम भी हैं लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी हैं। कई ऐसे आइटम्स हैं जो अकाउंटिंग में इनकम माने जाएंगे लेकिन इनकम टैक्स वाले उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, इनकम नहीं मानेंगे, सेक्शन 10 लग जाएगा एग्जेम्पशन का। कई ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वो अकाउंट्स P&L में क्रेडिट नहीं होगी। और कई ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो अकाउंट्स में एक्सपेंस माने जाएंगे पर इनकम टैक्स वाले उसका डिडक्शन नहीं देंगे। और कई ऐसे भी होंगे जिसमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा P&L में एक्सपेंस लिखने का, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन्हें एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अलग है, टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस अलग है। बिल्कुल ये दोनों अलग अलग है। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ऐसा मानिए इनको, है ना। लेकिन कुछ हद तक इनमें कुछ सिमिलैरिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। अब बात जहां सिमिलैरिटी वहां प्रॉब्लम ही नहीं है। अकाउंट्स में इनकम 1 लाख रुपए ली, वही टैक्स में भी इनकम 1 लाख रुपए है। अकाउंट्स में कोई एक्सपेंस 20,000 का है, टैक्स में भी डिडक्शन मिल गया 20,000 का, वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आती है, बेसिकली प्रॉब्लम कहां पर आती है, वो प्रॉब्लम आती है जहां डिफरेंस है। और डिफरेंस जहां पर है तो वो डिफरेंस डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस और टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या होते हैं? तो पहली बात, इंड एस 12 के हिसाब से वो डिफरेंस दो तरह के होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस का मतलब ये है कि आज डिफरेंस क्रिएट हुआ लेकिन आगे जाके उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का, सेक्शन 32 में। आज मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी है, मान लीजिए इनकम अकाउंटिंग में 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ के हिसाब से SLM लगाकर हम उसको 5 सालों में डेप्रिशिएट कर रहे हैं 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। लेकिन इट नहीं पॉसिबल को असेट साइंटिफिक रिसर्च किए, इनकम टैक्स में सेक्शन 35 लग गया और सेक्शन 35 में 100% 1 लाख का डिफरेंस पहले ही साल मिल गया। तो अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट हुआ। अकाउंट्स का प्रॉफिट में पहले 20,000 डेप्रिशिएशन आया, इनकम टैक्स में 1 लाख आया, ठीक है, 80,000 का डिफरेंस आया। लेकिन आने वाले 4 सालों में इनकम टैक्स में 0,0,0,0 आ रहा है और अकाउंट्स में 20,20,20,20 आ रहा है। मतलब जो 80,000 का डिफरेंस पहले फर्स्ट ईयर में क्रिएट हुआ था वो अगले 4 सालों में रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया? रिवर्स ऐसे हो गया कि पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में इनकम टैक्स में 1 लाख था, अकाउंटिंग में 20,000 ही था।
तो 80,000 का जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा तो उसकी वजह से इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम हो गया, 80,000 से कम हो गया, जबकि अकाउंट का प्रॉफिट 80,000 से बढ़ा हुआ होगा क्योंकि वहां डेप्रिसिएशन कम था, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन 80,000 से आज हम देखें तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन अगले 4 सालों में जब इनकम टैक्स में उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 20,000 20,000 20,000, तो डेफिनेट सी बात है कि अगले 4 सालों में टैक्स का प्रॉफिट, टैक्स में डेप्रिसिएशन अगर उस एसेट का नील है तो टैक्स का प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा और अकाउंट का प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले ईयर में वो डिफरेंस राइज हुआ और आने वाले 4 सालों में वो रिवर्स हो गया, उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आज इंसानों में भी डिफरेंस होते हैं, आज हमारे और आपके बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, दो दोस्तों में डिफरेंस हो सकते हैं, तो ऐसा डिफरेंस यार कोई बात हो गई यार, वो बात जो है थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगी, उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो टेम्पररी डिफरेंस है, वो मतभेद है, मनभेद नहीं है, लेकिन कुछ मनभेद होते हैं जो एक बार भेद आ गया, एक बार डिफरेंस आ गया तो साला खत्म नहीं होता, कई बार ऐसी लॉन्ग टर्म दुश्मनी भी होती है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं हमको। तो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हम पेनल्टी की बात करते हैं, पेनल्टी एक खर्चा है, तो पेनल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएनएल टू पेनल्टी, अकाउंट में वो पेनल्टी आएगी, ठीक है, आ नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स में आपको मालूम होगा कि पेनल्टी कभी भी अलाउड नहीं होती, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ होता है, कानून का उल्लंघन होता है तो उससे संबंधित कोई भी पेमेंट होता है वो कभी भी अलाउड नहीं होता। तो आज हमने अकाउंट्स के पीएनएल में 20,000 रुपीज की पेनल्टी लिख ली, इनकम टैक्स में आज नहीं लिखी, और आज क्या नहीं लिखी कभी भी नहीं लिख पाएंगे, तो 20,000 का जो डिफरेंस आया वो हमेशा के लिए रह गया, तो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। तो दो तरह के डिफरेंस होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बिजनेस प्रोविजन में जब हम सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं जो इनकम टैक्स वालों ने कोई खर्चा डिसअलाउ कर दिया, कोई अकाउंट्स में आज कोई खर्चा हमने लिखा, एक्सपेंस हमने लिखा अकाउंट्स के पीएनएल में, लेकिन इनकम टैक्स के पीएनएल में हमने कोई खर्चा नहीं, वो खर्चा नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से डिसअलाउड हो गया। फॉर एग्जांपल जो अनरीजनेबल पेमेंट होता है, एक्सेसिव पेमेंट होता है, सेक्शन 48 इनकम टैक्स एक्ट में लगता है, तो जो अनरीजनेबल पोर्शन है वो मान लीजिए 10,000 का खर्चा था, 2,000 अनरीजनेबल था, तो अकाउंट में तो आपने 10,000 खर्चा डाल दिया, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 2,000 को डिसअलाउ कर दिया, 8,000 की डिडक्शन दिया, तो वो जो 2,000 इस बार डिसअलाउ किया है वो आगे जाके कभी भी अलाउ नहीं होगा, इट इज डिसअलाउड फॉर एवर, तो वो डिफरेंस हमेशा के लिए रह जाएगा। और कई ऐसे डिफरेंस हैं कि जिनका जो डिफरेंस खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 43B कहता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक खर्चों की लिस्ट है 43B में, 43B कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन कब मिलेगा? जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे, लेकिन अकाउंटिंग तो एक्रूअल पे चलती है, तो आज मैंने कोई 1 लाख रुपए का एक्सपेंस नहीं किया, पे नहीं किया, तो मुझे अकाउंट में तो चूंकि वो इस साल का एक्सपेंस डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 43B में वो एक्सपेंस आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट बेनिफिट जो सेक्शन 43B में आता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट का 1 लाख का पेमेंट हमें करना बाकी तो क्या वो इस साल का खर्चा है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में भी आएगी और एक्सपेंस की तरह पीएनएल में भी आएगा अकाउंट्स में। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट का डिडक्शन तभी देंगे जब आप इसी करंट ईयर में रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले उसे पेमेंट करोगे, सेक्शन 43B, तो आपने आज पेमेंट नहीं किया उसका, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो डिफरेंस आ गया। लेकिन आज नहीं मिले तो क्या हुआ, जब आप अगले साल पे करोगे तो अकाउंट्स में आपने इस साल ले लिया, अगले साल इनकम टैक्स ले लोगे, तो डिफरेंस एलिमिनेट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो टेम्पररी डिफरेंस वो होते हैं जो एक पीरियड में अराइज होते हैं और दूसरे पीरियड में जो है आने वाले पीरियड या पीरियड्स में रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन टेम्पररी डिफरेंस तो मनभेद है जो कभी खत्म नहीं होता, एक बार दुश्मनी हो गई तो हो गई साहब, एक बार डिफरेंस आ गया तो आ गया। तो मतभेद और मनभेद का अंतर समझना जरूरी है। मतभेद होता है आज है कल नहीं है, लेकिन मनभेद है एक बार मन खराब हो गया तो फिर हमेशा के लिए हो जाता है। तो टेम्पररी डिफरेंस तो मतभेद है और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस मनभेद है, ठीक है, इस बात को समझिए। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। नोट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही रेलेवेंट है, अगर आप इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो ये बहुत ही काम के हैं आपके लिए। इनमें मैंने काफी सारे एग्जांपल लिए हैं, कई सारे टेम्पररी डिफरेंस के एग्जांपल लिए, कई सारे अदर देन टेम्पररी डिफरेंस के एग्जांपल लिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने 18,000 रुपए बियरर चेक से पे किया है, तो आपको मालूम है इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 48(3), उसमें हम कहते हैं कि भाई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट 10,000 के ऊपर अमाउंट या 20,000 पहले लिमिट हुआ करती थी, आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से ही पे करना है। तो इनकम अकाउंट्स के पीएनएल में तो खर्चा आ जाएगा, आपने कैश में दिया है, बियरर चेक से दिया, उससे क्या मतलब। लेकिन इनकम टैक्स वाले अगर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट नहीं, तो खर्चे को डिसअलाउ कर देते हैं और कंप्लीट डिसअलाउ कर देते हैं और कभी भी अलाउ नहीं करेंगे आगे। तो वो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, वो परमानेंट डिफरेंस है। हालांकि परमानेंट डिफरेंस में अपने मन से नाम ले रहा हूँ, AS 22 में था, इंडेस 12 में उसको अदर देन टेम्पररी डिफरेंस बोला हुआ है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो अकाउंट्स के पीएनएल में एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिट होगी, इनकम है तो क्या हुआ, इनकम तो होगी, लेकिन इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। हम वॉलेंट्री से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात करें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट में एक साथ राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले कुछ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर निकाल कर उसके बाद उसे 5 साल में डिडक्शन देते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में सेक्शन 35D लगता है,
वॉलंटरी सेपरेशन का, वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट हम एक साथ जिस ईयर में पे करेंगे या जिस ईयर का वो ड्यू होगा उस ईयर में हम अकाउंट्स के पीएनएल में वॉलंटरी पेमेंट्स लिख देंगे, लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेमेंट इनकम टैक्स में होगा वो डेफिनेटली सेक्शन आई थिंक 35DD एप्लीकेबल होता है, वॉलंटरी सेपरेशन 35DD जो भी सेक्शन बिजनेस प्रोफेशन में है, तो उसमें डिडक्शन उसको अगली 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है भाई, अकाउंट्स में एक साथ मिल गया, इनकम टैक्स में मिलेगा पर अगली 5 साल में मिलेगा। यहाँ 1 लाख एक साथ डेबिट हो गए, वहाँ 20-20 हजार करके 5 बार डेबिट होंगे, तो अल्टीमेटली 5 साल बाद सिचुएशन बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं और अदर देन टेम्पररी डिफरेंस होते हैं। अब टेम्पररी डिफरेंस भी 2 तरह के बताए गए, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस जिसको मैं टीटीडी कहूंगा और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस जिसको मैं डीटीडी कहूंगा। टीटीडी डीटीडी डीटीडी टीटीडी टीटीडी डीटीडी याद रखिए। तो एज पर इंड AS 12 टेम्पररी डिफरेंस होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस, टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। इसमें जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 2 तरह का, टेम्पररी डिफरेंस एंड अदर देन टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस 2 तरह के होंगे, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, ये जो शब्द है ना, ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए गए, ये शब्द इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। मतलब किसी खर्चे का डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में आज ज्यादा मिल गया तो डेफिनेटली आगे जाके इनकम टैक्स में आपको वो नहीं मिलेगा, तो आगे जाके वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये इनकम टैक्स में फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, इसलिए इसको टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कहा गया। और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस का मतलब ये है जो कि फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब इनकम, सिंपल सी बात है ना, इनकम टैक्स में आज डिडक्शन नहीं मिला, आज आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन कम मिला, डिडक्शन नहीं मिला, तो फ्यूचर में वो डिडक्शन मिलेगा। मतलब ये जो टीटीडी और डीटीडी है इसको कैसे ध्यान रखना है, इसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी फ्यूचर रिलेटेड ध्यान रखना है, फ्यूचर में क्या होगा। तो आज अगर मान लीजिए, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है कि आज हमने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था किसी कंपनी का और डेप्रिसिएशन एसेट खरीदी 50,000 की और 25,000 रुपीज 2 बार डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2 साल लगेगा और इनकम टैक्स में एक साथ उसे 50,000 का डिडक्शन मिल गया। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 25,000 रुपए का प्रॉफिट में आप देख रहे हैं, तो ये इस जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, और ये डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए का जो डिफरेंस आया है प्रॉफिट में भी वही सेम जो डिफरेंस डेप्रिसिएशन में है। और ऐसा जरूरी नहीं एक डिफरेंस हो, एक ही ईयर में 50 डिफरेंस हो सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल एक डिफरेंस का लिया है। मान लीजिए बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो डिफरेंस है। तो डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए अकाउंट्स में इस बार है, अगली बार 25,000 आएगा, इनकम टैक्स में इस बार 50,000 आएगा, अगली बार कुछ भी नहीं आएगा इस एसेट से रिलेटेड। तो इसलिए आज जो 25,000 का डिफरेंस है ये इसी साल पूरा डिडक्शन मिल गया। तो इसी साल का मत देखो, ये जो शब्द है टीटीडी और डीटीडी कैसे समझना है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है पहली बात तो, और दूसरी बात फ्यूचर के हिसाब से सोचना है। तो इनकम टैक्स में इसी बार पूरा डिडक्शन मिल गया, तो इनकम टैक्स में फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में अमाउंट ये 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा, फ्यूचर में इनकम टैक्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। आज इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है, फ्यूचर में आप देखेंगे अगले साल यहाँ पर लिखा है फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन, फ्यूचर में अकाउंट में डेप्रिसिएशन 25,000 है, इनकम टैक्स में नहीं लाया, तो फ्यूचर में इनकम टैक्स का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 350 का प्रॉफिट इनकम टैक्स का है, अकाउंटिंग का 375 का, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, अगले साल इनकम टैक्स का प्रॉफिट 4 लाख हो गया और ये 375 हो जाएगा, तो डिफरेंस वो रिवर्स हो गया है। पर ये डिफरेंस रिवर्स हो गया तो टेम्पररी डिफरेंस है, तो कंफर्म है 50,000 एक साथ ले लिया इनकम टैक्स ने और अकाउंट में 2 साल लगे 25-25, अल्टीमेटली 2 साल बाद सिचुएशन सेम हो गई। तो इसलिए ये तो है तो टेम्पररी डिफरेंस, पर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस इसको क्यों बोला, टीटीडी इसको क्यों बोला, क्योंकि अकाउंटिंग में तो इसी बार टैक्स लग गया, इस 25,000 रुपए डिडक्शन 25 मिला, 25 नहीं मिला, 25 नहीं मिला तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ तो टैक्स लग गया। लेकिन इनकम टैक्स में इस पर फ्यूचर में टैक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स में इस बार पूरा डिडक्शन मिल गया तो इस बार टैक्स कम हो गया, लेकिन अगली बार डिडक्शन नहीं मिलेगा तो अगली बार टैक्स बढ़ जाएगा। तो ऐसा डिफरेंस जो होता है, जो अकाउंटिंग में टैक्स अभी लग जाएगा लेकिन टैक्स में फ्यूचर ईयर में लगेगा। आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, अकाउंटिंग में इसी बार टैक्सेबल है, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, और इनकम टैक्स की तरफ से सोचूंगा तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से अकाउंट्स में इस बार टैक्स लग गया और इनकम टैक्स में नेक्स्ट ईयर में टैक्स लगेगा, फ्यूचर में टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा। टैक्स आज लग गया, फ्यूचर में रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये टीटीडी होगा, ठीक है। तो टीटीडी ये मेरा एग्जांपल एसेट से रिलेटेड है, ऐसे लायबिलिटी के भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एसेट से रिलेटेड ही एक्सपेंस पीएनएल में आता हो। मान लीजिए ग्रेचुइटी का पेमेंट करना है तो ग्रेचुइटी की लायबिलिटी है, वो पेमेंट करना है, देना बाकी है, तो अकाउंट इनकम वो एक्सपेंस की तरह पीएनएल में आएगा। तो सवाल हमको ये भी जज करना पड़ेगा एसेट का है कि लायबिलिटी का, क्योंकि आगे काम आएगा आपके। देखिए तो अल्टीमेटली टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वैसा टेम्पररी डिफरेंस होता है जो फ्यूचर में जब एसेट की वैल्यू रिकवर होगी, लायबिलिटी सेटल होगी, तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमाइन करते वक्त वो टैक्स, उस पर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वो होता है जिसमें कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स में इसी साल ज्यादा डिडक्शन मिल गया तो आगे डिडक्शन नहीं मिलेगा तो टैक्स आगे बढ़ेगा,
ठीक है, ये जनरल सी बात है, आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका जो है एक बात और समझिए, दो शब्दों का मतलब और समझिए कि पहले पीएनएल की अप्रोच चलती थी एस 22 में टैक्स वाले में, लेकिन अब इंडेस 12 लगता है उसमें पीएनएल की अप्रोच नहीं चलती, बैलेंस शीट अप्रोच चलती है। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब ये है कि हर असेट या लायबिलिटी का हम टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट देखते हैं। कैरिंग अमाउंट का मतलब अकाउंटिंग वैल्यू से है और टैक्स का बेस का मतलब टैक्स वैल्यू से। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमारी जो एसेट है वो 50,000 की थी, तो अकाउंटिंग में उसकी बैलेंस शीट वैल्यू जो उसकी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 25,000, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग बेस, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। लेकिन टैक्स बेस उसका जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि एसेट 50,000 की थी, इनकम टैक्स में पहले ही साल 50,000 का डेप्रिसिएशन मिल गया, तो उसका टैक्स बेस जीरो हो गया। तो इंडेस कहता है कि आपको ये चेक करना है कि टैक्स जो टैक्स की वैल्यू होती है उसे टैक्स बेस कहते हैं, और जो अकाउंटिंग की बैलेंस शीट वैल्यू होती है उसे कैरिंग अमाउंट कहते हैं, अकाउंटिंग बेस भी कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग बेस बोलूंगा मैं या कैरिंग अमाउंट बोलूंगा, आप समझना, अकाउंटिंग की वैल्यू है, और जब मैं टैक्स बेस बोलूंगा तो बोलना टैक्स के हिसाब से वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह डिडक्टेड टेम्परेरी डिफरेंस का मैंने अपोजिट एग्जांपल बनाया है कि भाई 50,000 की एसेट खरीदी, अकाउंट में एक साथ डेप्रिसिएशन ले लिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले 2 साल में डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे जो है टैक्स का प्रॉफिट जो है ज्यादा आ गया और अकाउंट का प्रॉफिट कम आ गया है, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंट्स में इस बार टैक्स नहीं लग रहा है, इस बार अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट ईयर देखो, इस बार पूरा डिडक्शन मिल गया, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगले साल इसका 25,000 का डिडक्शन और मिलेगा, तो इनकम टैक्स में फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा, तो फ्यूचर में के हिसाब से वो देखेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अकाउंटिंग प्रॉफिट से देखोगे तो अकाउंट में करंट ईयर को देखो, वो उसी तरह से डेफिनेशन बनाई गई है, और टैक्स में देखोगे तो फ्यूचर ईयर के हिसाब से देखो। अकाउंटिंग में 50,000 का डेप्रिसिएशन इसी बार मिल गया, पूरा डिडक्शन इसी बार मिल गया, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट करेगा। इनकम टैक्स में 25,000 अभी मिला है, 25,000 फ्यूचर में मिला है, तो इनकम टैक्स में इस बार कम डिडक्शन मिला है, तो इस बार ज्यादा टैक्स लग गया है, लेकिन अगली बार और डिडक्शन मिल जाएगा, तो अगली बार और डिडक्शन हो जाएगा, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है इस बात को समझिए कि जो टैक्सेबल यहां पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग वैल्यू जो है एसेट की वो नील हो गई है, अकाउंटिंग बेस कैरिंग अमाउंट नील हो गया, क्योंकि 50,000 की एसेट थी और पहले ही साल 50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो अकाउंटिंग वैल्यू कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट अकाउंटिंग के हिसाब से जो है उसमें नील वैल्यू है, लेकिन टैक्स का बेस उसका 25,000 है, और अगले साल अगर हम बात करेंगे तो टैक्स बेस भी 25,000 खत्म होकर जीरो हो जाएगा, तो टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस सेम हो जाएंगे, तो रिवर्स हो जाएगा डिफरेंस। तो इसलिए टैक्सेबल इसलिए वो टेम्परेरी डिफरेंस है, और टेम्परेरी डिफरेंस दो तरीके हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और दैट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी एंड डीटीडी, ठीक है। अब देखिए कहानी कहाँ है, करना क्या है, आखिर ये इंडेस आया क्यों? ये इंडेस आने का बेसिक कारण मैंने भी आपको सिर्फ शब्दों के मतलब समझाया। क्या समझाया? ये अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा मैंने क्या समझाया, अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस क्या होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस क्या होता है। फिर मैंने क्या बताया, इनमें कुछ चीजें सेम होती है, कुछ चीजें डिफरेंस होती है। मैंने कहा डिफरेंस जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस। जो क्रिएट होकर रिवर्स हो जाएंगे वो टेम्परेरी है, जो कभी क्रिएट हो जाएंगे लेकिन कभी रिवर्स नहीं होंगे वो अदर देन टेम्परेरी है। फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, वो होते हैं टेम्परेरी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी और डीटीडी, ठीक है। तो जब हम ये कहें कि ये टीटीडी डीटीडी कैसे पहचानेंगे, तो ये भी समझ लो आप। यहाँ पर देखिए असेट, ये पहले वाला एग्जांपल की बात हम कर लें, यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट टैक्स बेस जीरो हो गया, असेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मत देखना, प्रॉफिट को पीएनएल अप्रोच कहते हैं। अगर मैं प्रॉफिट देखूंगा तो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना, उससे भी एक सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन इंडेस बैलेंस शीट अप्रोच पे चलता है। तो 50,000 की पीपीई थी, इनकम टैक्स में पहले ही साल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल गया, तो टैक्स बेस जीरो हो गया। इनका एसेट 50,000 की थी, अकाउंटिंग में 25,000 की डेप्रिसिएशन लगा, तो अकाउंटिंग वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू एसेट की 25,000 बचेगी, तो टैक्स बेस नील है, जीरो, एंड अकाउंटिंग बेस 25,000, तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अब याद भी कर लीजिए, लॉजिकल भी है। टैक्स बेस अगर अकाउंटिंग बेस से कम है, टैक्स बेस में पहले ले रहा हूं, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस बोलूं या मैं बोलूं अकाउंटिंग बेस इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, वो एक ही बात है। लेकिन अब अपन एक ही चीज फॉलो करें, कंफ्यूज नहीं होना, टैक्स बेस को पहले ले रहा हूं मैं, टैक्स बेस नील है, जीरो, असेट जीरो हो गई, लेकिन अकाउंटिंग बेस में 25,000 की एसेट बची है, तो टैक्स बेस नील है, अकाउंटिंग बेस 25,000 है एसेट का, बैलेंस शीट अप्रोच चल रही है, तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, व्हेनेवर असेट का केस बोल रहा हूं, व्हेनेवर इन द केस ऑफ असेट टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, तो आप ये मान के चलिए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही होगा, टीटीडी होगा। और जब जब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही क्रिएट होगी। हालांकि मैंने भी आपको बताया नहीं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, बट इट इज ए रिवीजन क्लास, तो मैं अज्यूम करता हूं कि भाई थोड़ा बहुत आपने थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़ा हुआ होगा, तो यू नो दैट व्हाट इज डीटीए, व्हाट इज डीटीएल। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उन्होंने ये शब्द कहीं ना कहीं तो सुने तो होंगे एटलीस्ट। अभी थोड़ी देर में मैं डीटीए डिटेल भी आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बात दिमाग में फिट कर
लीजिए, जब भी असेट का टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस होगा तो वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और उससे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। और अगर टैक्स बेस इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस है तो फिर डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगी, डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगी, वो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, तो डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगी। व्हेन एवर इन द केस ऑफ असेट when tax base is less than accounting base it is taxable temporary difference, और जब भी taxable temporary difference आएगा DTL, or when tax base is greater than accounting base carrying amount then always deductible temporary difference, तो always DTA, always DTA, always DTA। और liability में इसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन tax base किसी liability का अगर tax base is less than accounting base है, उसकी लाइबिलिटी की जो इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू आ रही है और जो अकाउंटिंग के हिसाब से वैल्यू आ रही है, टैक्स बेस इज लेस देन, टैक्स वाली वैल्यू कम है, अकाउंटिंग वाली वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, तो उस केस में वो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डीटीए क्रिएट करेगी। मतलब असेट से बिल्कुल अपोजिट है, असेट से बिल्कुल अपोजिट है। ये एक बात कंफर्म है, टैक्स बेस अगर लेस देन अकाउंटिंग बेस है टैक्स असेट के केस में तो वो क्या होगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एक बात तय है, जब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है तो डीटीएल होती है, जब डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है तो डीटी होता है। अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कब होगा और डिडक्टिबल कब होगा, उसके लिए आपको देखना है असेट का केस। असेट के केस में क्या है, टैक्स बेस कम है और अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में डीटी आएगा, डीटीएल आएगा, ठीक है। लेकिन अभी चलो कोई बात नहीं, डीटी डिटेल को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डीटी डिटेल है क्या और ये एस आया को। देखिए एस आने का कारण क्या था, पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग पीएनएल बन रहा है, अकाउंटिंग में सारी इनकम लिखी, सारे एक्सपेंस लिख दिए, अकाउंटिंग में इनकम सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से लिखी, एक्सपेंस सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से लिखे, एकमात्र एक्सपेंस पीएनएल में आता था टैक्स, और वहां लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स। और वो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनता था, जो इनकम टैक्स का प्रॉफिट है, भाई कायदे से तो 10 लाख रुपए की इनकम है, 8 लाख के एक्सपेंस है अकाउंट्स में, तो 2 लाख पे जो अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है उस पर 30% सपोर्ट टैक्स रेट है, तो 30% के हिसाब से 60,000 टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग पहले क्या करते थे, 10 लाख की इनकम है, 8 लाख के एक्सपेंस है, तो 2 लाख का अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन नहीं साहब, प्रोविजन में 2 लाख पे नहीं बनाते थे, हम बनाते थे टैक्सेबल इनकम देखते थे, टैक्सेबल इनकम मान लो आ रही 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 30% हम 180 का प्रोविजन बनाते थे। मतलब पहले के जमाने में जब ये इंडेस नहीं आया था 2012 और जब एस 22 नहीं आया था, तो अकाउंट ये प्रॉब्लम कब नहीं आएगी, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख है और टैक्स का प्रॉफिट भी 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख ही, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 लाख की तो 30% ही बनेगा, 60,000 ही आएगा आंसर, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग है, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग है, तो उस केस में दिक्कत आएगी। पहले हम लोग क्या करते थे, अकाउंट्स के पीएनएल में, और ये इनकम टैक्स जाती थी, गलत था, अरे इनकम टैक्स चीख चीख के चिल्लाता था कि भाई जब सबको तुम एक्रूअल पे ले रहे हो, जब सारी इनकम तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से लिए, सारे एक्सपेंस तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से लिए, तो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन बना रहे हो टैक्सेबल इनकम पे क्यों बना रहे हो, वो जो अकाउंट के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स उस पे बनाओ। तो बिल्कुल सही बात है, आप इनकम टैक्स को पेमेंट बेसिस पे क्यों ले रहे हो, प्रोविजन टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम आई 6 लाख रुपए, उस पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ 30% 180, वो एक्रूअल थोड़ी है, वो तो पेमेंट है, आपको उतना पेमेंट करना है। तो जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस को आप एक्रूअल पे ले रहे हो, तो आप इनकम टैक्स को एक्रूअल पे क्यों नहीं ले रहे हो, आप उसको पेमेंट बेसिस पे क्यों ले रहे हो, इसीलिए इंडेस आया। और इंडेस ने कहा कि भाई अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब मैं टैक्स को टैक्स एक्सपेंस बोलूंगा, अब मैं उसे प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बोलूंगा। जैसे सारे एक्सपेंस हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, XYZ सारे एक्सपेंस हैं, वैसे ही मैं टैक्स को भी एक्सपेंस बोलूंगा, और मैं टैक्स को जो पेमेंट करूंगा, टैक्स का जो एक्सपेंस बुक करूंगा अपने अकाउंटिंग पीएनएल में, वो मैं बिल्कुल अकाउंटिंग के हिसाब से करूंगा। तो अब जैसे देखिए ये हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि कोई प्रॉफिट, कोई डेवलपमेंट एक्सपेंस था, उसके पहले का 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, सिंपल सी बात ले रहा हूँ मैं फटाफट। अब मेरे को टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है, तो टैक्स एक्सपेंस तो 1 लाख, ये डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है 30,000 के थे, और अकाउंट में सपोज मान लीजिए मैंने 2 साल में 15-15 हज़ार रुपए लिए हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स में डिवाइड होंगे, ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया, अकाउंट का प्रॉफिट मेरा आ रहा है 1,185 285, तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए सीधे मेरे लिए तो टैक्स एक्सपेंस बिल्कुल सिंपल है, ये 1 लाख जो आया इसका 30% 30,000, ये 185 जो है इसका 55,500, और ये जो 285 है 285 जो है इसका 85,500, सीधा टैक्स एक्सपेंस आ गया। कोई करंट टैक्स और कोई डिफर्ड टैक्स नहीं करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपका अकाउंट में आया उस पर आप परसेंटेज लगा दो, आपका टोटल टैक्स आ जाएगा, और उसमें टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो इंडेस कहता है जो अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है, तुमको सारी इनकम और एक्सपेंस अकाउंटिंग के हिसाब से जो तुमने ली है, उस हिसाब से जो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है उस पर तुम टैक्स की परसेंटेज लगाओ, और अल्टीमेटली तुम्हें उसको टैक्स माइनस कर दो, वो एक्सपेंस है और वो जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इनकम टैक्स वाले क्या टैक्स मांग रहे हैं, पेमेंट है वो, तो जो इनकम टैक्स वाले मांग रहे हैं टैक्सेबल इनकम है वो पेमेंट है, तो उसे कहते हैं करंट टैक्स, उस टैक्स को कहते हैं करंट टैक्स। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे टैक्सेबल इनकम निकाली है,
इनकम टैक्स में अकाउंट में हमने क्या किया, 30,000 का डेवलपमेंट एक्सपेंस मान लीजिए, मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि पहले साल कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अकाउंट में, अगले 2 साल में 15-15 मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स में पहले ही साल में 30,000 एक साथ मिल जाएगा। तो अब इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 70,000, फिर 2 लाख 3 लाख। देखिए आप ध्यान से, तो अब इनकम टैक्स वाले जो टैक्स मांगेंगे वो 70,000 पे, 2 लाख पे और 3 लाख पे मांगेंगे, उसका 30% 21,000, 60,000 और 90,000 आ रहा है, तो इसको कहेंगे करेंट टैक्स, इसको कहेंगे करेंट टैक्स, इसको कहेंगे करेंट टैक्स। अब सीधी सीधी बात है, इनकम टैक्स वाले 10 रुपए टैक्स मांग रहे हैं, हमारे अकाउंट के हिसाब से 12 रुपए आ रहा है, तो 2 रुपए देना बाकी तो लाइबिलिटी तो डीटीएल। और अगर इनकम टैक्स वाले 10 रुपए टैक्स मांग रहे हैं और हमारे हिसाब से जो है 8 ही रुपए आ रहा है, पर पे तो हमें 10 रुपए करना पड़ेंगे, तो हमने प्रीपेड किया है, तो प्रीपेड एसेट है, एसेट को डीटीए कहा गया है, सिंपल सी बात है। तो मैं तो हमेशा डिफर्ड टैक्स जो होता है ना उसको बैलेंसिंग फिगर निकाल देता हूं कि आपका जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, आप उसमें परसेंटेज अप्लाई करके टोटल टैक्स निकाल लीजिए, और फिर इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकाल के जो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स बन रहा है वो निकाल लीजिए, उसको करंट टैक्स कहेंगे। और करंट टैक्स और टोटल टैक्स का जो डिफरेंस आएगा वो डिफर्ड डीटीएल होगा। वो डीटीएल भी कैसे पता चलेगा, सीधी सीधी बात है, जो करंट टैक्स का अमाउंट है वो टोटल टैक्स से अगर कम है, मतलब आपका हिसाब से एक्सपेंस 30 आ रहा है, देखिए 1 लाख की इनकम में 30 पहले साल में, 1 लाख की इनकम में 30%, 30,000, तो 30,000 टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स वाले 21 मांग रहे हैं, पर ये तो टेम्पररी डिफरेंस है ना, आज भी तो कल लगेगा, तो आपके हिसाब से 9 देना है, तो आप 9 के जैसे सैलरी 100 रुपए की सैलरी पे की, 10 रुपए देना बाकी है, तो अकाउंट में आप 110 का एक्सपेंस लिखते हो ना, तो वैसे ही टैक्स 30,000 रुपए का बन रहा है आपके हिसाब से 30,000, और इनकम टैक्स वाले 21 मांग रहे हैं, तो 9 आपको देना बाकी है, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और ज्यादा दे दिया तो डिफर्ड टैक्स एसेट है, और जो देना बाकी है टेम्पररी डिफरेंस है, आज 9,000 का क्रिएट हुआ, तो ये टेम्पररी डिफरेंस आने वाले सालों में देखो कवर हो गया। कैसे कवर हो गया, देखिए आप, आने वाले सालों में 60,000 का इनकम टैक्स वाले मांगेंगे, हमारे तरफ से 55,500 ही है, तो पहले साल हम बोल रहे थे 9,000 देना है, लेकिन दूसरे साल हम बोलेंगे भाई जो डिफरेंस है 4,500 लेना है, क्योंकि हम 60 पे कर चुके हैं, तो 55,500 ही देना था, और अल्टीमेटली तीसरे साल में हमें देना था 90,000, करंट टैक्स आया 90,000, इनकम टैक्स के प्रॉफिट के हिसाब से, इनकम टैक्स का प्रॉफिट 3 लाख था, देखिए आप, इनकम टैक्स का प्रॉफिट 3 लाख था, डिडक्शन कुछ भी नहीं मिला, पहले साल में मिल गया था पूरा, तो 3 लाख का 30% 90,000 आ रहा है, ये टैक्स 90,000 आया, लेकिन हमारे हिसाब से 85,500 आ रहा था ना, तो 4500 रुपीज हमने ज्यादा दे रखे, तो रिवर्स हो गया। तो समझिए बात को, डीटीएल क्रिएट होगा तो फिर आगे जाके डीटीएल रिवर्स होगा, उसको डीटीए नहीं बोलेंगे, 9,000 इज डीटीएल, तो बाकी रिवर्स हुआ तो 4,500 को डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट ईयर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज क्रिएटेड, इसको डीटीएल क्यों बोला, आप इसमें चेक कर लीजिए, डीटीएल मैंने डायरेक्टली भी बता दिया आपको, कैसे बताया, करंट टैक्स आपको 21,000 था और आपको देना कितना था, अकाउंट्स के हिसाब से कितना आ रहा है 30,000, तो 9,000 आपको देना ज्यादा आ रहा है, आपने पे 21 किया, देना ज्यादा है तो देना बाकी तो लायबिलिटी डीटीएल, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको चेक करिए कि जो मैंने अभी बताया था डीटीएल कब आएगा, तो देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट की तरह आएगा अगर राइट ऑफ नहीं हुआ तो अकाउंट्स में क्या हुआ, अकाउंट में पहले साल 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, अकाउंट में पहले साल 30,000 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में पहले साल कुछ भी डिडक्शन नहीं मिला, तो अकाउंटिंग बेस 30,000 है उसका कैरिंग अमाउंट, इनकम टैक्स में पूरा 30 का 30 डिडक्शन मिल गया, तो इनकम टैक्स में नील हो गया, तो इनकम टैक्स में नील है, मतलब टैक्स बेस नील है, अकाउंटिंग वैल्यू 30,000 है उसकी, तो नील इज लेस देन 30,000, टैक्स बेस इज लेस देन, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था टैक्स बेस एसेट का केस है, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, इसका मतलब ये टैक्सेबल, आप सोचने की जरूरत नहीं है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डीटीएल आएगा। और अगले दोनों सालों में देखो क्या होगा, अगले दोनों सालों में अकाउंटिंग जो है ये रिवर्स हो रहा है, अगले दोनों सालों में ये रिवर्स हो रहा है, तो डीटीएल रिवर्स हो गया। तो क्या 4 चीजें आएंगी इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, या तो जब डीटीएल क्रिएट होगा फिर आगे जाके वो डीटीएल रिवर्स होगा, अपोजिट सिचुएशन आ जाएगी, जब डीटीए क्रिएट होगा और आगे जाके डीटीए रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ पहली बात, और दूसरी बात, इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा कि डीटी ये ऐसा जरूरी नहीं ये तो एक ही एक्सपेंस है, हमें तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना पड़ता है, जब हम अकाउंट्स के पीएनएल से इनकम टैक्स का पीएनएल बनाएंगे, ठीक है, तो अकाउंट्स के पीएनएल को साथ में रखेंगे, इनकम टैक्स के पीएनएल को साथ में रखेंगे, और एक एक आइटम ऑफ इनकम देखेंगे, एक एक आइटम ऑफ एक्सपेंस देखेंगे, एक एक आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस का, ये पीएनएल से नहीं बैलेंस शीट से भी बात कर रहे हैं, पीएनएल अप्रोच से भी चल सकते हैं, पर वो फॉलो नहीं करना, मैंने हालांकि इस नोट्स जो आप पढ़ेंगे इसमें पीएनएल अप्रोच से भी समझाया हुआ है, तो हमें उसकी बैलेंस शीट वैल्यू देखनी है असेट लायबिलिटी की, अगर टैक्स असेट के केस में टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस है, टैक्स की वैल्यू अकाउंटिंग वैल्यू से कम आ रही है, तो हमेशा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डीटीए क्रिएट होगा, और टैक्स बेस अगर ग्रेटर है अकाउंटिंग बेस से तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और हमेशा डीटीए क्रिएट होगा, डीटीएल रिवर्स होगा। भाई अगर किसी डीटीएल से रिलेटेड पहले साल में डीटीएल है, उसी से रिलेटेड अगले साल में तो डीटीएल रिवर्स होगा, पहले साल में कोई डीटीएल है और उसी पहले साल में भाई 2 आइटम भी तो हो सकते हैं, यहाँ डेवलपमेंट एक्सपेंस था, यहाँ केवल डेप्रिसिएशन था, दोनों एक साथ हो जाते, 4 खर्चे हैं, ठीक है कि नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि भाई एक आइटम में तो एक आइटम का टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस है, फर्स्ट ईयर ही है, दूसरे आइटम में उसी ईयर में टैक्स बेस इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस है, तो एक के लिए डीटीएल बनेगा, एक के लिए डीटीए बनेगा,
बैलेंस शीट में डीटीएल नेट ऑफ भी कर सकते हो, आपको पता है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये बात समझिए। और लायबिलिटी के केस में अपोजिट रूल होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो व्हाट इज डिफर्ड टैक्स? डिफर्ड टैक्स जो होता है वो टैक्स इफेक्ट होता है टेम्पररी डिफरेंस का। अकाउंटिंग प्रॉफिट 70,000, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बैलेंसिंग फिगर निकलवाया, ये जो मैंने 9,000 आपको बैलेंसिंग फिगर निकाला है, डायरेक्ट भी निकल सकता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 70,000, ठीक है। एंड टैक्सेबल प्रॉफिट इज accounting profit is I think 1 lakh. Accounting profit is 1 lakh, and accounting profit 1 lakh, and taxable profit is 70,000. So 1 lakh is the accounting profit, and 70,000 is the taxable profit in the first year. So 1 lakh minus 70,000. This is the difference. 30,000 is the difference in profit. 30,000 का 30%, 9,000 ही आएगा। आप चेक कर लें, वैसे भी चेक कर लें। बैलेंसिंग भी निकालेंगे तो भी 9,000 आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स के प्रॉफिट को डिफरेंस निकाल के 30% कर देंगे तो भी वही आएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स? इट इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। अकाउंट के प्रॉफिट में और इनकम टैक्स के प्रॉफिट में जो टेम्पररी डिफरेंस है, वो डिफरेंस पे टैक्स का परसेंट लगाओगे तो भी डिफर्ड टैक्स आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कि एसेट है, वो भी पता चल जाएगा। तुमको इनकम टैक्स वाले तुमसे कम मांग रहे हैं, तुम ज्यादा देना चाहते हो, तो पेमेंट तो इनकम टैक्स के हिसाब से ही होगा। तो तुमने कम पे किया है तो ज्यादा देना है, पे करना बाकी है तो लायबिलिटी। तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तुम्हारे हिसाब से कम आ रहा था तो प्रीपेड, तो एसेट है। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका मैंने बताया लॉजिकल भी है और याद करने का भी है कि भाई सीधी सीधी बात है, एसेट का केस है तो टैक्स बेस अगर लेस देन अकाउंटिंग बेस है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा तो डीटीएल ही आएगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा तो डीटीए आएगा। लेकिन लायबिलिटी में उल्टा हो जाएगा। इफ टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, लायबिलिटी का केस है, लायबिलिटी की वैल्यू इनकम टैक्स में कम है और अकाउंट में ज्यादा है, तो उस केस में वो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा, तो वहां पर डीटीए क्रिएट होगी, ठीक है, और या डीटीएल क्रिएट होगी। और याद रखिएगा जब किसी ईयर में डीटीए टेम्पररी डिफरेंस की बात हो रही है, परमानेंट की तो ही नहीं रही है, तो जब भी किसी ईयर में किसी भी एसेट लायबिलिटी पर डीटीए क्रिएट हुआ तो आगे जाके उस पर डीटीए रिवर्स होगा, उस पर डीटीएल क्रिएट हो तो आगे जाके डीटीएल रिवर्स होगा, ठीक है। ये इसके से समझो, ये 9,000 डायरेक्ट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो अगले 4.5 डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, ये 9,000 का रिवर्सल है। तो देयर आर एस्पेक्ट क्या है इस इंडेक्स में? डीटीए क्रिएटेड। जब भी कोई आइटम का फर्स्ट ईयर होगा तो डीटीएल क्रिएटेड और डीटीए क्रिएटेड। हो सकता है किसी 10 आइटम में डिफरेंस है, 10 में से एक का डिफरेंस तो परमानेंट उसको हटा दो, बाकी 9 का डिफरेंस है, किसी में डीटीएल क्रिएट हुआ, किसी में डीटीए क्रिएट हुआ। पर अब आगे जाकर अगले जब सेकंड और थर्ड ईयर में उन्हीं आइटम्स की बात करेंगे तो फिर वो पिछले वाले रिवर्स होंगे। डीटीएल से डीटीए नहीं होगा, डीटीएल से डीटीएल रिवर्स होगा, डीटीए से डीटीए रिवर्स होगा। और अगले सालों में अगर कोई नई आइटम और आ गई तो उसका अपना क्रिएशन होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्रिएट होगा, आने वाली ईयर में रिवर्स होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, कोई खर्चा ऐसा था जो पिछले साल था ही नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही आया है, तो फिर वहां से वो क्रिएट होगा, आगे जाके रिवर्स होगा, लाइक दिस ओनली। तो ये पूरा का पूरा सार है इस इंडेक्स का। काफी सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। ये प्रॉफिट अप्रोच भी समझाइए। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हमेशा डीटीएल आएगा और डीटीएल आएगा। और टैक्सेबल प्रॉफिट से चलोगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट तो डीटीए क्रिएट होगा। और याद रखना, आज टैक्सेबल प्रॉफिट इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो डीटीएल क्रिएट होगा उस आइटम से रिलेटेड। अगले सालों में जब रिवर्सल होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, तो डीटीए मत बोल देना। अगर पिछले साल में किसी आइटम से डीटीएल क्रिएट हुआ तो आने वाले ईयर्स में उससे डीटीएल रिवर्सल होगा। अगर पिछले साल में किसी आइटम से डीटीए क्रिएट हुआ तो आने वाले साल में डीटीए रिवर्सल होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस इंडेक्स में हैं, बहुत ही आसान है। ये एग्जांपल बेस्ड ऑन लायबिलिटी मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 600 रुपए का कोई प्रॉफिट था और ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाना है तो अकाउंट में तो प्रोविजन बन जाएगा। 600 माइनस 100, 500 रुपये आ गया है, 500 रुपये आ गया है। और अल्टीमेटली 25% टैक्स रेट लिए मैंने, तो इनकम टैक्स अकाउंट्स में नहीं, इनकम टैक्स जो करेंट टैक्स आएगा तो इनकम टैक्स के हिसाब से आएगा। तो इनकम टैक्स में तो डिडक्शन मिल ही ना प्रोविजन का, इनकम टैक्स तो ग्रेचुइटी को पेमेंट बेसिस पे बात करता है, तो 600 पे टैक्स लगेगा इनकम टैक्स में। अकाउंटिंग प्रॉफिट आप देखिए 500 है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 600 माइनस 100 इज 500। लेकिन टैक्स मैंने किस पे लगाया? करेंट टैक्स 25% मैंने इस लगाया टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अकाउंट इनकम टैक्स वाला डिडक्शन दे नहीं रहे तो प्रॉफिट 150 आया, लेकिन 500 पे 25% कितना आना था? टोटल 125 आना था। अकाउंट में प्रॉफिट कितना है? 500 है ना, 100 का डिडक्शन मिल गया तो 25% 125 का टैक्स आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन टैक्स एक्सपेंस को दो हिस्सों में बांटना है, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स क्या होगा? 600 का 25% करंट टैक्स है, जो इनकम टैक्स के जो टैक्सेबल इनकम टैक्स लगता है वो करंट टैक्स होता है। तो अब आप लॉजिकली सोचिए, हमने 150 पे किया, हमें पे 125 करना था, 125, तो 25 ज्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड है तो असेट है तो डीटीए है, डिफर्ड टैक्स एसेट है ये, ठीक है। आगे जाके अब जब रिवर्स सिचुएशन होगी अगले साल, जब अकाउंट में ये खर्चा नहीं आएगा और इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा तो डीटीएल मत बोल देना उसे, डीटीए रिवर्स होगा अगले साल। और अगर आप तुम बैलेंस शीट अप्रोच से भी चल लो तो लायबिलिटी की वैल्यू है, लायबिलिटी क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, लायबिलिटी है 100 रुपए की। इन अकाउंट में वो क्या है? अकाउंट में उसे क्या मानेंगे? लायबिलिटी।
और टैक्स में लाइबिलिटी मानेंगे नहीं उसे। लाइबिलिटी तब मानते हैं जब हमें देना बाकी मानते हैं। इनकम टैक्स वाले मान ही नहीं रहे। इनकम टैक्स वाले से बोले कोई लाइबिलिटी जब पे करोगे तब देंगे, लेकिन अकाउंट में आज इसको रिकॉर्ड कर लिया तो लाइबिलिटी पे करना बाकी है। तो टैक्स बेस में लाइबिलिटी नहीं ले रहा, कैरिंग अमाउंट सो है। तो देखो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस। अकाउंटिंग बेस यानी कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज है लाइबिलिटी का, लेकिन टैक्स बेस 0 है। तो टीबी इज लेस देन सीए, टैक्स बेस इज लेस देन सीए। तो अभी आप बोलोगे सर आपने टैक्स बेस इज लेस देन सीए में तो आपने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताया था, वो मैंने एसेट का केस बताया था। जब भी किसी एसेट के कारण या किसी भी एसेट के कारण अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसमें टैक्स बेस इज लेस देन कैरिंग अमाउंट है तो डीटीएल, लेकिन लाइबिलिटी में टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस है, कैरिंग अमाउंट है तो डीटीए क्रिएट हुई। आप देखिए तो यहाँ डीटीए क्रिएट किया है मैंने, आगे जाके डीटीएल रिवर्स होगा। तो ये पूरी इसमें सार यही है बॉस। एसेट का केस है, टैक्स बेस लेस देन अकाउंटिंग बेस है, बैलेंस शीट वैल्यू देखेंगे तो डीटीएल, और एसेट का बेस है टीबी इज लेस देन एबी, तो यहाँ डीटीए क्रिएट हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ जो डीटीएल क्रिएट हुआ है आने वाले सालों में इसका डीटीए नहीं होगा, रिवर्सल की में डीटीएल आने वाले आज टीबी इज लेस देन एबी है अकाउंटिंग बेस, सीए भी बोल सकते हैं, सीए मतलब कैरिंग अमाउंट, मैं एबी बोलूँ अकाउंटिंग वैल्यू अकाउंटिंग बेस और सीए यानी कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस जो है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने प्रॉफिट लिया, अकाउंटिंग में वैल्यू किसी एसेट की होगी, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो असेट 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 टैक्स बेस कम है, अकाउंटिंग में ज्यादा, डिटेल क्रिएट होगी, लेकिन आने वाले ईयर्स में ये डिटेल रिवर्स करेगा। टीबी इज लेस ग्रेटर देन एबी डीटीए, लाइबिलिटी में अपोजिट हो गया, देखिए आप टीबी इज लेस देन एबी पे डीटीए है, टीबी इज ग्रेटर देन एबी पे डीटीएल है। तो ऐसे वेरियस एग्जांपल है, आपको हर असेट और हर लाइबिलिटी में ये मैंने समरी टेबल दे दी, पूरे इसका सार दे दिया यहाँ पर। इक्वल टू है तो कुछ भी नहीं होगा, टैक्स बेस भी सेम है, अकाउंटिंग बेस भी सेम है, तो प्रॉफिट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बैलेंस शीट वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिटेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने वेरियस एग्जांपल ले रखे हैं, यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स ले रखे हैं, और कुछ एसेट्स पर है, कुछ लाइबिलिटीज पर है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा जो मैंने आपको बोला। अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो 100% आंसर मैच होंगे आपके, और आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक एंट्री की बात है, करंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक वो पे करना पड़ेगा जो इनकम टैक्स के हिसाब से आया है, एनपीएल टू करंट टैक्स, पीएनएल टू करंट टैक्स, इट्स वेरी सिंपल, करंट टैक्स पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। लेकिन डेफर्ड टैक्स जो है उसका क्या होगा, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, तो पीएनएल से चार्ज करना पड़ेगा, देना बाकी है तो पीएनएल डेबिट टू डीटीएल। और आने वाले समय में जब ये रिवर्स होगा तो डीटीए मत बोलना, डीटीएल रिवर्सल टू पीएनएल, डीटीएल रिवर्सल टू पीएनएल। आने वाले समय में पीएनएल में क्रेडिट होता जाएगा, पहले साल 9000 डेबिट हुआ था, अगले 2 साल 4.5 क्रेडिट हो जाएगा, इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे डीटीए की अकाउंटिंग क्या होगी, डीटीए इज एन एसेट, डीटीए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फर्स्ट ईयर में वो टू पीएनएल, पीएनएल में क्रेडिट इफेक्ट डालेगा, और आने वाले ईयर में जब डीटीए रिवर्सल होगा तो पीएनएल डेबिट टू डीटीए रिवर्सल। वे वापस बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्री फिक्स है, अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। करंट टैक्स पे करोगे, करंट टैक्स टू बैंक, करंट टैक्स इस साल का खर्चा है, पेमेंट कर दिया तो खर्चा तो है ही, पीएनएल टू करंट टैक्स, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है खर्चा, ये पेमेंट है एक्चुअली। अब खर्चा तो तब पता भाई, 10 रुपए का पेमेंट करा, 1 रुपए देना बाकी है तो खर्चा 11 रुपए, 10 रुपए का पेमेंट करा और 1 रुपए प्रीपेड है तो माइनस होकर 9 रुपए आएगा। तो पीएनएल टू करंट, पहली एंट्री हुई करंट टैक्स टू बैंक जो पे कर दिया, फिर पीएनएल टू करंट टैक्स, पहले पेमेंट को एक्सपेंस मान लो पूरा, पहले पेमेंट को एक्सपेंस मान लो। अब डीटीएल है तो एक्सपेंस और बढ़ेगा, देना बाकी है, तो पीएनएल टू डीटीएल, तो एक तरफ तो लाइबिलिटी बढ़ गई, एक तरफ पीएनएल में डेबिट हो गया तो और बढ़ गया, ठीक है। अगर डीटीए हो तो करंट टैक्स टू बैंक, आपने किया 10,000 रुपए, अब मान लो 1,000 रुपए प्रीपेड है तो प्रीपेड लेस होगा, तो एंट्री होगी डीटीए टू पीएनएल, तो पीएनएल में जो 10,000 डेबिट हुआ था 1,000 क्रेडिट हो जाएगा, तो डीटीए टू पीएनएल, और जब रिवर्सल होगा तो पीएनएल टू डीटीए रिवर्सल, एंट्री लिख लेना, इट इज वेरी सिंपल। तो ये पूरा सार है इस इंडेक्स का जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। ये इसके बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो है डिफरेंट ईयर से प्रॉफिट निकालना, ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है। करंट टैक्स समझ ध्यान रखना, करंट टैक्स मतलब टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। करंट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी, उसमें आपको इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम कौन सी आएगी और एक्सपेंस कौन से आएंगे वो लेना पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो एक बात और ध्यान रखना, हम बैलेंस शीट अप्रोच से चल रहे हैं, तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन चलेगी हमेशा, एसेट हमेशा एज ऑन चलती है। पहले साल 3,000 का बैलेंस देखिए ना, आप यहाँ पर पीपी थी, मान लीजिए कोई 75,000 की, पहले साल अकाउंट में डेप्रिसिएशन 15,000 लग गया, तो अकाउंट में एसेट की वैल्यू 60,000 है, इनकम टैक्स में उसका डेप्रिसिएशन 25,000 लगा, मान लीजिए, अरे वहाँ 5 साल में मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है, 75,000 की एसेट है, अकाउंट में 15 5 साल, इनकम टैक्स में 25 3 ईयर, तो पहले साल 15 माइनस हुआ, इनकम टैक्स वाले 25 माइनस करके बैठे हैं, यहाँ 60,000 वैल्यू आ रही है, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग बेस, एबी और सीए कैरिंग अमाउंट, दिस इज टैक्स बेस 50,000, टीबी इज लेस देन एबी, एसेट का केस है, टीबी इज लेस देन एबी, हमेशा यानी कि डिफरेंस 10,000 का आ रहा है, 10,000 का 30%, ये 3,000, ये डीटीएल होगा, क्यों, टीबी एसेट का केस है, टीबी इज लेस देन एबी, टीबी इज लेस देन सीए,
ठीक है। अगले साल देखिए, अगले साल 75 कॉस्ट चाहिए। अगले साल बैलेंस शीट में 15 का डिप्रीशिएशन नहीं आएगा, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन आता है। पहले साल का 15, दूसरे साल का 15, दूसरा 30 हो गया, दूसरे साल 30 हो गया। इनकम टैक्स में पहले साल 25, दूसरे साल 25, तो दूसरे साल तक 50 हो गया। तो अब जो वैल्यू आई वो 45 और 25 आई, डिफरेंस 20 का आया, 20 का 30% 6000 आया। सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, पहले साल टैक्स बेस कम था, अकाउंटिंग में ज्यादा था, तो डीटीएल क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पर देखिए टैक्स बेस कम हो गया है, टैक्स की वैल्यू कम हो गई, अकाउंट्स की वैल्यू बढ़ गई है। टीबी अगेन टीबी इज लेस देन एबी, अगेन टीबी इज लेस देन एबी, तो ये बैलेंस 20,000 का 30% 6,000 हुआ। तो इस साल का 6,000 नहीं है, पिछले साल का 3,000, इस साल का 3,000, एज ऑन डेट 6,000 आया है। ये क्लोजिंग वैल्यू आई है। पीएनएल में 6,000 नहीं जाएगा, पहले साल पीएनएल में 3,000 जाएगा, दूसरे साल पीएनएल में 6 नहीं जाएगा, 3 और जाएगा, तब जाके बैलेंस शीट में 6 होगा। ये बैलेंस शीट अप्रोच चल रही है। उसके बाद जो है फिर तीसरे साल में हमने बात कहा, तो तीसरे साल में 45 हो गया, कैसे 15 15 15, तो ये 30 हो गया। तीसरे साल में 25 25 25, ये देखिए नील हो गया, यहाँ पर ये नील हो गया। तो टैक्स बेस क्या हो गया, टैक्स बेसिस नील, अकाउंटिंग बेसिस 30,000, तो ये बढ़ के 9,000 हो गया। 9,000 कैसे हो गया, जो भी डिफरेंस आ रहा है अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है उसमें सीधे परसेंटेज लगाओ। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, मैंने बताया था डिफर्ड टैक्स को, या फिर जो भी अकाउंटिंग बेस अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच से चलना है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट, उसका डिफरेंस उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो, डिफर्ड टैक्स आ जाएगा। और अकाउंटिंग वैल्यू बेस और टैक्स बेस, एसेट का वैल्यू लायबिलिटी का वैल्यू देख लो, डिफरेंस निकालो, टैक्स का परसेंट लगा दो। तो 9,000, तो पहले साल का 3,000, दूसरे साल तक 6,000, तीसरे साल तक 9,000, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब चौथे साल में हम देखें, चौथे साल में अकाउंट्स में 75,000 60,000 हो गया, इनकम टैक्स तो खत्म ही हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, 15,000 का 30% 4,500 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर फिर 15 नील नील हो गया, तो अल्टीमेटली डिफरेंस रिवर्स हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे ये यहाँ पे टैक्स बेस अब है ही नहीं, यहाँ पे अकाउंटिंग बेस ही बचा है, तो रिवर्सल चालू हो गया उसका। 9,000 दोनों ईयर्स में, दोनों ईयर्स में। यहाँ पे हम टैक्स बेस को अगर हम बात करें तो 75,000 माइनस 75,000 ही रह गया ना, नील हो गया है। इनफैक्ट ये जीरो वैल्यू हो गई यहाँ पर, टैक्स का इफेक्ट खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो अगले दो, पहले 3 साल में क्या हुआ, 3,000 6,000 9,000 हुआ, अगले 2 साल में 4,500 4,500, पहले यहाँ 4,500 रिवर्स हुआ, 15,000 का 30% 4,500 रिवर्स हुआ, और यहाँ पर 4,500 रिवर्स हुआ है, पर नील क्यों दिख रहा है, क्योंकि 4,500 में 4,500 और चला गया, 9 में से 4,500 गया, बचा 4,500, ये बैलेंस शीट अप्रोच है। 9,000 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी डीटीएल, अब डीटीएल रिवर्स हो रहा है, तो 15,000 का 30% 4,500 रिवर्स होके, तो यहाँ पर जो रिवर्स हुआ वो पीएनएल में गया होगा, और जो रिवर्स होके बचा है वो ये 4,500 है, बैलेंस शीट अप्रोच। फिर 4,500 में से फिर 4,500 रिवर्स हुआ, वो पीएनएल में गया और बचा नील। तो ये इस तरीके से वैल्यूज है। तो डीटीएल डीटीए कैसे क्रिएट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, कोई एक्रूड कुछ भी आ सकता है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी उसका डेप्रिसिएशन आ सकता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट, एडवांस इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, उस पर लायबिलिटी का रूल लगा दो। इनकम एक्सपेंस देना बाकी लायबिलिटी, इनकम एडवांस में मिल गई तो लायबिलिटी है, उस पर लायबिलिटी का रूल लगेगा। एक्सपेंस प्रीपेड है तो असेट है, और इनकम अगर एक्रूड है तो असेट है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस मिलना देना बाकी असेट है, देखिए सीधी बात है, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी, देना बाकी लायबिलिटी, लेना बाकी असेट यानी एक्रूड। पहले से दे दिया प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, पहले से मिल गया एडवांस इनकम दैट इज लायबिलिटी, तो रूल असेट और लायबिलिटी के लग जाएंगे। असेट लायबिलिटी के रूल बार बार नहीं बता रहा हूं, मैंने एक ही बार में बता दिया आपको कि असेट लायबिलिटी का रूल सिंपल है। अगर असेट की बात कर रहे हैं तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस आ रहा है, असेट की वैल्यू टैक्स में कम है, अकाउंटिंग में ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, उससे डीटीएल क्रिएट होगा, और आगे जाके उससे अपोजिट सिचुएशन बनेगी, टैक्स बेस ज्यादा हो जाएगा और अकाउंटिंग बेस कम हो जाएगा, तो भी डीटीए मत बोलना, डीटीएल रिवर्स हो जाएगा। जब किसी भी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस का पहला साल होगा, किसी भी आइटम ऑफ असेट लायबिलिटी का पहला साल होगा, तो वहां पे क्रिएशन होगा, और उससे रिलेटेड अगले सालों में रिवर्सल होगा। अब मान लीजिए कोई एसेट आपने सेकंड ईयर में खरीदी, तो सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस उसका फर्स्ट ईयर है, तो वहां क्रिएशन होगा, आगे रिवर्सल होगा, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंस हमने, जैसे सिंपल सी बात है, 1,000 रुपये पे किए हमने, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1,000 रुपये पे किए, इसमें 200 रुपये प्रीपेड है, 200 रुपये प्रीपेड है, तो अकाउंटिंग के पीएनएल में अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 200 प्रीपेड आएगा, बैलेंस शीट में 200 प्रीपेड आएगा, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और इनकम टैक्स में भी जो है 200 रुपये का वो आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने अज्यूम एक बात समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंस आए। अब भाई अकाउंट वाले भी खर्चे का डिडक्शन एक्रूअल पे दे रहे हैं, इनकम टैक्स वाले भी अगर उसका एक्रूअल पे दे देंगे तो डिफरेंस कहाँ आएगा। अरे 1,000 रुपये एक्सपेंस पे किया, 200 रुपये प्रीपेड है, तो 800 रुपये का खर्चा है, खर्चा अकाउंट वाले 800 दे रहे हैं, इनकम टैक्स वालों ने भी 800 दे दिए,
तो अकाउंट्स की बैलेंस शीट में भी 200 प्रीपेड है, इनकम टैक्स की भी बैलेंस शीट के हिसाब से 200 प्रीपेड है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं, डिटेल हो गई नहीं। लेकिन अगर अकाउंट वाले कैश बेसिस, अकाउंट वाले एक्रूअल पे चल रहे हैं, इनकम टैक्स वाले कैश पे चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यस, अकाउंटिंग में क्या होगा? कैरिंग अमाउंट, सीए मतलब कैरिंग अमाउंट, या ए भी बोल लो, सीए मतलब कैरिंग अमाउंट, या ए भी मतलब अकाउंटिंग बेस, ये अकाउंटिंग की वैल्यू है। तो अकाउंटिंग बैलेंस शीट, ये पीएनएल अप्रोच भी लिखी हुई है मैंने। बैलेंस शीट अप्रोच देखिए, बैलेंस शीट अप्रोच में क्या हुआ, मेरे प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंटिंग की बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस 200 रुपए आएगा, इनकम टैक्स में कुछ प्रीपेड आएगा ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स वाले तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन दे रहे हैं, उनके साथ कुछ प्रीपेड है ही नहीं इसी साल का है पूरा। तो टैक्स टीबी इज लेस देन सीए, टैक्स बेस कम है, मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस इज लेस देन, और केस इसका है, केस इसका एक्सपेंस का, यानी एसेट का, डेबिट बैलेंस का, तो हमेशा डिटेल क्रिएट होगा, देख लो आप, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बड़ी सिंपल तरीके से हो जाती हैं। ये मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, पर कॉन्सेप्ट वही, एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। हाँ, और इसके बाद अब इफेक्टिव टैक्स रेट का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जैसे भाई, जैसे टैक्स रेट की बात करें हम कि प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन, अकाउंट में डेप्रिसिएशन लग गया 20,000 का, टैक्स डेप्रिसिएशन के बाद का प्रॉफिट 80 आ गया। अब करेंट टैक्स, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम 60,000 रुपये आ रही है, इनकम टैक्स में एक साथ 40,000 का डिडक्शन मिल गया, ठीक है, मैंने यहाँ लिया है। इनकम टैक्स मान लीजिए कोई एसेट होगी 40,000 रुपये की, 40,000 रुपीज़ की एसेट, टैक्स का डिवीजन 40 लिया है मैंने, देखिए अकाउंट का डिवीजन 20, टैक्स का 40, फटाफट कीजिए। तो अकाउंट में मैंने 20 माइनस किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट 80 आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स में 1 लाख में 40,000 का डिवीजन किया, 60 इंटू 30, तो इनकम टैक्स का जो करेंट टैक्स आएगा वो 18 आएगा, लेकिन अकाउंट वाले 80,000 पे 30% लगाएंगे 24,000, तो डिफरेंस 6,000 डिफर्ड टैक्स आएगा। और लॉजिकली सोचिए, 18 में क्या जोड़ू, 18 में क्या करूँ कि 24 आ जाए, तो 6 जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा मतलब पीएनएल चार्ज करूँगा, मतलब वो डीटीएल है, कैसे भी सोच लो। प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 56,000। तो हमने जो 20,000 पे टैक्स लगाया, 80,000 पे 30% टैक्स लगाया है, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर 6,000 आया। अगर आपको लगता है कि नहीं हम डिफर्ड टैक्स डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 80,000, इनकम टैक्स प्रॉफिट 60,000, 80 और 60 का डिफरेंस 20,000, 20,000 का 30% 6,000 ऐसे भी आ गया। और रिकंसिलेशन इसमें इंडेक्स 2012 कहता है कि आप इफेक्टिव टैक्स रेट देखिए, आपने 80,000 पे 24,000 टैक्स लगाए तो 30% ही आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स में भी 60,000 पे 18,000 लगाए तो भी 30% आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मल रेट है वही टैक्स रेट भी आ रही है। 80,000 पे 24, 80,000 के प्रॉफिट पे 24 का टैक्स आ रहा है, टोटल 30%, इनकम टैक्स में 60,000 पे 30%, 18,000 लगाए, तो रेट 30% ही आ रही है ना। लेकिन इस बात को समझिए, ऐसा कोई आइटम आ जाए जो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट कर दे, ऐसा कोई आइटम आ जाए पीएनएल में जो अदर देन टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो ये टैक्स रेट चेंज हो जाएगी। कैसे? देखिए, 1 लाख का प्रॉफिट था, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 20,000 आया, ये वही एग्जांपल है पिछला वाला। 1 लाख का प्रॉफिट था, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 20,000 आया, माइनस 20 किया, पेनल्टी 10,000 रुपये की, अकाउंट में माइनस होगी, इनकम टैक्स में माइनस नहीं होगी। तो ये 70,000 का प्रॉफिट आया, 70,000 का प्रॉफिट आया, तो अब इसमें वो बैलेंसिंग फिगर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इसमें डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। मैंने लिखा भी है नॉट बैलेंसिंग फिगर, नहीं, यहाँ पे परमानेंट डिफरेंस भी आ गया। अकाउंट में प्रॉफिट 70,000 है, 70 कैसे हो गया? 1 लाख का प्रॉफिट था बिफोर डेप्रिसिएशन एंड पेनल्टी, डेप्रिसिएशन 20,000 था और पेनल्टी 10,000 थी, अकाउंट में 70 का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होगा? इनकम टैक्स में 100 माइनस, इनकम टैक्स में 100 माइनस 40, इनकम टैक्स में 100 माइनस 40, 1 लाख माइनस 40, 1 लाख इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड पेनल्टी, माइनस डेप्रिसिएशन 40, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 40,000 है, इनकम टैक्स में पेनल्टी माइनस ही नहीं होगी, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस से पेनल्टी माइनस कभी भी नहीं होगी। तो 60,000, 60,000 का 30%, 60,000 का 30% इज 18,000, ठीक है, 18,000 हो गया। और अब अल्टीमेटली यहाँ 24,000 जो आया है वो कैसे आया है, इस बात को समझिए कि यहाँ पर तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले टैक्स कितना मांगेंगे आपसे? इनकम टैक्स वाले टैक्स 60,000 पे 18,000 मांग लेंगे आपसे, वो 10,000 डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है, हो गया। अब डेफर्ड टैक्स आपको निकालना पड़ेगा, टोटल बाद में निकलेगा इसमें, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट का, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज, चेक इट, ये देखो, ये मैंने इफेक्टिव टैक्स रेट के लिए आपको समझाया एग्जांपल। डेफर्ड टैक्स कितना आया? नहीं, तो यहां पर हम डेफर्ड टैक्स जब निकालेंगे ना, तो 80 माइनस 60, 20 का ही 30% निकालेंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट 60,000 है, आप कह रहे थे 60,000 और अकाउंटिंग प्रॉफिट 70,000, इनका डिफरेंस ले लो। नो, व्हाट इज डिफर्ड टैक्स? डिफर्ड टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग बेस एंड टैक्स बेस, और अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट।
बट ओनली रिगार्डिंग टाइमिंग डिफरेंस, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस काउंट ही नहीं करते डिफर्ड टैक्स में। अदर देन टेम्पररी डिफरेंस का डिफर्ड टैक्स इफेक्ट लेना ही नहीं है आपको। तो टेम्पररी डिफरेंस को हटाइए, अदर देन टेम्पररी को हटाइए, तो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का प्रॉफिट था, अकाउंट में डेप्रिसिएशन 20,000 है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट 80,000 है। इनकम टैक्स में अदर देन टेम्पररी डिफरेंस नहीं लूंगा मैं, 1 लाख माइनस 40,000 60,000, तो डिफरेंस अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में 20,000 ही है, तो 20,000 की 30% डिफर्ड टैक्स आएगा 6,000, तो अल्टीमेटली 24,000 ही आ रहा है। यह देखिए यहाँ पर भी टैक्स एक्सपेंस टोटल 24,000 था, ठीक है। प्रॉफिट पर प्रॉफिट 80 था, तो 80 में से 24 गए तो 56 आया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 70, लेकिन टोटल टैक्स वही आया है 18 + 6, यहाँ बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला मैंने, तो ये 46,000 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इंडस्ट्रियल पहले पढ़ा हुआ है। अदर देन टेम्पररी डिफरेंस जो है उस पर डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। डिफर्ड टैक्स इज द टैक्स डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग बेस एंड टैक्स इफेक्ट ऑफ, डिफर्ड टैक्स इज टैक्स इफेक्ट ऑफ व्हाट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग बेस और टैक्सेबल बेस ऑफ असेट और लायबिलिटी। पीएनएल अप्रोच से भी चल सकते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच से भी चल सकते हैं, लेकिन नहीं, बैलेंस शीट अप्रोच जो है, बैलेंस शीट अप्रोच इंडेक्स 12 में है। और देखिए मैं इस लेक्चर को ले रहा हूँ ये मानते हुए कि आपने पढ़ा हुआ है, क्विक रिवीजन है, मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, लेकिन इस बात को समझिए कि यहाँ टैक्स रेट चेंज हो गई। अब 70,000 में 24,000 लगा, तो इफेक्टिव रेट 34.28% आ रही है। इफेक्टिव रेट 34.28% आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 10,000 की पेनल्टी जो माइनस हुई, 10,000 की पेनल्टी जो माइनस हुई अकाउंट्स में, तो उससे इनकम 70,000 बची, पर टैक्स तो इनकम टैक्स वाले तो 60,000 पे लेंगे ही लेंगे, 18,000, और आपके अकाउंट्स के हिसाब से वो टेम्पररी डिफरेंस लेना ही नहीं है। पर डिफर्ड टैक्स जो क्रिएट करना है, रिवर्स करना है, वो टाइमिंग टेम्पररी डिफरेंस ही करना है, अदर देन टेम्पररी का करना ही नहीं है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले रखे हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो इम्पेयरमेंट हो। अकाउंटिंग में इम्पेयरमेंट लॉस माइनस होता है, इनकम टैक्स वाले इम्पेयरमेंट लॉस माइनस ही नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा कि अकाउंटिंग बेस जो है, अकाउंटिंग बेस जो है उसमें वैल्यू कम आएगी, टैक्स वैल्यू ज्यादा होगी, तो टैक्स बेस हमेशा इम्पेयरमेंट लॉस इनकम टैक्स में डिडक्टिबल ही नहीं है, तो टैक्स बेस ज्यादा से डिडक्टिबल नहीं है। इनकम टैक्स वाले सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो अकाउंट वाले डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस करेंगे, तो टैक्स बेस ज्यादा आएगा, अकाउंटिंग बेस कम आएगा। टीबी इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस, तो ये डीटी एसेट का केस है, डीटीए क्रिएट होगा, ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है, डीटीए क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन में टैक्स इफेक्ट की बात कर लें, ए ने बी को खरीदा 10 लाख रुपए में, और ये मशीनरी स्टॉक और अदर एसेट लिए, फेयर वैल्यू ये है और वैल्यू टैक्स पर्पस की अलग दे रखी है आपको, तो सीधी बात है ये फेयर वैल्यू है, अकाउंट में फेयर वैल्यू की रिकॉर्डिंग होगी एज पर इंड एस, और इनकम टैक्स वालों में एसेट की वैल्यू ये आ रही है, तो अल्टीमेटली आपको एंट्री डीटीए डिटेल निकालना है। तो ये देखिए कैरिंग अमाउंट लिख लिया, टैक्स बेस लिख लिया, यहाँ पे तीनों ही केस में, पहले दोनों केस में जो है टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस है, टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस है। तो जब भी असेट के केस में टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस होता है, तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है, तो डीटीए क्रिएट होगी। लेकिन लास्ट में टैक्स बेस इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग बेस हो गया, तो डिफर्ड वो डीटीडी हो जाएगा, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, तो वो डीटीए मत बोल देना, हाँ यहाँ डीटीए क्रिएट होगा, ठीक है ना। वो तो जिससे रिलेटेड डीटीएल क्रिएट हुआ वो रिवर्स हुआ, तो डीटीएल रिवर्स है। ये तो अदर एसेट अलग है ना, मशीनरी में डीटीएल क्रिएट हुआ, स्टॉक पे डीटीएल क्रिएट हुआ, आगे जाके जो रिवर्स होगा तो डीटीएल रिवर्स होगा, पर ये अदर एसेट पे जो क्रिएट ही हुआ है वो डीटीडी हुआ है, डीटीडी के हिसाब से डिफर्ड टैक्स एसेट हुआ है। तो 50 + 20 70, टीटीडी + टीटीडी इज 70 माइनस डीटीडी, बट लाइबिलिटी में लाइबिलिटी आएगी तो जोड़ेंगे, और लाइबिलिटी में एसेट होगी तो लेस हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट आ रहा है 50 + 20 70 - 10 60,000 30%, तो नेट 18,000 का डीटीएल क्रिएट होगा। तो एंट्री क्या होगी? ऑल असेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कंसिडरेशन पेएबल, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री ना, ऑल असेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कंसिडरेशन पेएबल, और देखिए टू डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में डीटीएल भी आएगा। मतलब इंड एस 103 भी कहता है कि जब भी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो, कोई बिजनेस टेक ओवर करते हो, तो असेट लाइबिलिटी आएगी, असेट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू और असेट लाइबिलिटी की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अगर टैक्स बेस अलग अलग होगा तो आपको डिटेल क्रिएट करना है। डीटीए होता तो डेबिट में आ जाता है, डीटीएल है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और डेफिनेटली तो हम जानते हैं कि अगर एक्स्ट्रा पेमेंट होता है तो गुडविल आती है, और अगर कम पेमेंट होता है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको पहले कैपिटल रिजर्व कहते थे, वो आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंडेस 103 का प्रोविजन है। एम्प्लॉय बेनिफिट इंडेस 19 हम पढ़ते हैं, टैक्स इफेक्ट यही सिमिलर है उसमें, कि याद करिए प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट मेथड होती है जब हम उनके डिफाइंड बेनिफिट की बात करते हैं, जिसमें ग्रेचुइटी की बात करते हैं,
ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट जिसमें कि एम्प्लॉय का बेनिफिट कंफर्म है लेकिन कितना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना मालूम नहीं है, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में असम्पशंस होते हैं, एक्चुअल का वैल्यूएशन होता है, वहां पे हम प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं इंडेक्स 19 थोड़ा याद होगा आपको, तो उसमें करंट सर्विस कॉस्ट जो हम उसको करंट सर्विस के लिए दे रहे हैं वो करंट सर्विस कॉस्ट है, लेकिन चूंकि पेमेंट नहीं कर पा रहे, पेमेंट तो बाद में होगा ग्रेचुइटी का, तो उसको इंटरेस्ट ड्यू करते हैं और उसकी वैल्यू में डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट लॉस होता है, उसे एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है करंट सर्विस कॉस्ट और ये जो है लाइबिलिटीज पीवीडीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, याद हो इंड एज 19 अगर याद हो तो सारे खर्चे डेबिट होंगे, लॉस डेबिट होगा, गेन होता तो क्रेडिट हो जाता, इंटरेस्ट डेबिट होगा, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट होगी। एम्प्लॉय को हमें करंट सर्विस के लिए पैसा देना है, डेबिट, नहीं दे रहे हैं, देना बाकी है तो इंटरेस्ट जोड़ेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया, एक्चुअल लॉस आ गया, एस्टिमेशन रहता है पूरा। तो अब पीवीडीबीओ 1.5 लाख रुपए, देखिए लाइबिलिटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज अ लाइबिलिटी। अकाउंटिंग में इंडेक्स 90 लगता है, इनकम टैक्स वाले नोटंकी नहीं समझते, इनकम टैक्स वाले तो चुपचाप बोलते हैं भैया जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन डिडक्शन दूंगा ग्रेचुइटी का, ठीक है। तो यहाँ पे नील आ गया, तो टीबी इज लेस देन सी है, बट ये टीबी इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, तो यहाँ पे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के केस में टीबी अगर कम है, टैक्स बेस कम है, तो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है, और डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है तो वो उससे डीटीए क्रिएट होगा, उससे डीटीए क्रिएट होगा। देखिए एंट्री पास हुई, डीटीए अकाउंट डेबिट, डीटीए अकाउंट डेबिट किया है मैंने, ठीक है, डीटीए अकाउंट डेबिट किया है, यस, लेकिन 45,000, लेकिन पीएनएल में 36 जाएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है इंडेक्स 19 कहता है कि जो एक्चुअल गेन और लॉस का जो टैक्स इफेक्ट होता है वो ओसीआई के थ्रू जाना चाहिए, दैट इज वाई अभी हम इंडेक्स 19 डिस्कस नहीं कर रहे, पर इंडेक्स 19 कहता है कि जो एक्चुअल लॉस पर जो डीटीए क्रिएट होगा दैट शुड बी थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसी प्रकार से ये इंडेक्स 103 के साथ कॉम्बिनेशन बता दिया, इंडेक्स 19 के साथ बता दिया, इंडेक्स 32, 107, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, याद कीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कन्वर्टिबल डिबेंचर आते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आते हैं, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर को कुछ हिस्सा डेप्ट में जाता है और टोटल प्रोसीड में से डेप्ट की वैल्यू माइनस करते हैं तो बची हुई इक्विटी की वैल्यू आती है, याद कीजिए, ठीक है। तो उसमें जो जिस रेट पे डिबेंचर इशू किया वो 9% था, लेकिन इफेक्टिव रेट 12% है मार्केट रेट। तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट अगर होता है तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कौन से रेट से, मार्केट रेट से, जेन्युइन रेट से, और वो प्रेजेंट वैल्यू डिबेंचर की लाइबिलिटी होती है और टोटल में से लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो वो इक्विटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो डीटीए डिटेल कैसे क्रिएट होगा, देखिए ये डिबेंचर अकाउंट है, लाइबिलिटी है, तो ये टू बैलेंस कैरी डाउन, ये डिबेंचर अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर में बाय बैंक। अब जो इंटरेस्ट का जो ड्यू करेंगे हम वो करेंगे 12% से, और जो पेमेंट करेंगे टू बैंक देखिए 9% से किया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया लाइबिलिटी के। तो अकाउंट्स में लाइबिलिटी 152, 105, 83, 58 और नील। देखिए इनकम टैक्स में कोई ऐसा नाटक होता ही नहीं है, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई नाटक नहीं होता, कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विटी उससे कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट असेट के आ रहे हैं, टैक्स बेस जीरो आ रहा है, तीनों ही सिचुएशन में टैक्स बेस कम है, अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, टैक्स बेस जीरो है, अकाउंटिंग बेस देखिए ज्यादा है सभी केसेस में। तो लायबिलिटी का केस है अगेन, तो टैक्स बेस इज लेस देन अकाउंटिंग बेस, तो डेफर्ड टैक्स, तो ये डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डीटीए क्रिएट होगा, और डीटीए क्रिएट हो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डीटीए क्रिएट होगा, देखिए डीटीएल क्रिएट होगा टीटीडी में, डीटीए क्रिएट होगा डीटीडी में। अब टीटीडी डीटीडी कब होता है तो असेट लायबिलिटी के लिए अलग अलग है। अगर असेट का केस है तो टैक्स बेस अगर कम है अकाउंटिंग बेस से तो टीटीडी है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर लायबिलिटी का केस है तो वहां डीटीडी हो जाएगा, ठीक है, और ये टैक्स इफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल, बाकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो हम जानते हैं कि डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, नेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन शुड बी डिटेल को सीएसी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में शो नहीं करना है, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताना है, इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकाला बताना है आपको, तो डिस्क्लोजर तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या था, आपको देखना चाहिए कि असेट इंडेक्स अप्लाई कैसे करना, कैरिंग अमाउंट क्या है असेट लायबिलिटी का वो निकाल लो, बैलेंस शीट अप्रोच से बता रहा हूँ, फिर इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है वो निकाल लो, फिर डिफरेंस जो आ रहा है वो टेम्परेरी डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेरी डिफरेंस है तो टीटीडी होगा, डीटीडी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेप्शंस हैं एप्लीकेबल है वो बात अलग है, और जो है डिडक्टिबल टेम्परेचर, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, जब भी डीटीए क्रिएट होगा तो इसका मतलब टैक्स असेट के केस में टैक्स बेस ज्यादा है, अकाउंटिंग बेस कम है, या लायबिलिटी के केस में टैक्स बेस कम है, अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, जो भी है। तो डीटीए ऑलवेज, डीटीए भाई सीधी बात है, आज मेरे को लगता है। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर मैं प्रॉफिट की पीएल प्रोसेस चलूँ तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर जीरो है और टैक्स का प्रॉफिट अगर लॉस है 20,000, तो इट मीन्स दैट टैक्स प्रॉफिट इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिकॉज नील इज ग्रेटर देन -20,000,
वो भी ध्यान रखना। और इनकम टैक्स में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे तो इनकम टैक्स में वैल्यू होगी उसकी, अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज पे बैलेंस शीट में ब्रॉड फॉरवर्ड वाला नहीं दिखा तो पूरा ही दिखा देंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, ये हमेशा डीटीए क्रिएट करवाएंगे, इनसे डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा तो अल्टीमेटली डीटीए इज क्रिएटेड ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रूडेंस। फ्यूचर में आपको रिकवरी कंफर्म होनी चाहिए तो ही आप डीटीए क्रिएट करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और बस ये कुछ एडिशनल एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं जो आपके काम के हैं थोड़े बहुत। मैंने बहुत ही फास्टली आपको विद इन 1 आवर, मेरा टारगेट था करवाने का, तो वो मैंने आपको करवा दिया है। और मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि ये केवल एक शॉर्ट लेक्चर था जिसमें आपको मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर इनकम टैक्स का इंडेस का कॉन्सेप्ट बताना था, जो मैंने बता दिया आपको। डेफिनेटली ये नोट्स आपके बहुत काम के हैं, और ये जो बुक लिखी है मैंने, हैंड रिटन बुक है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। सो जो आप इस बात को समझिएगा कि अल्टीमेटली जो है ये बुक्स आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और ये पोर्टल पे हमेशा मैं दिखाता हूँ, जब भी हम अनअकैडमी के पोर्टल पे पढ़ाते हैं तो ये बुक्स नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा। बहुत फास्ट पढ़ाया है, वो क्विक रिवीजन है एक्चुअली, जस्ट रिफ्रेश करने के लिए था। तो मैं सारी बातें बता दी आपको। अगर आप इनको अप्लाई करोगे, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, पर अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।